हेलो एवरीवन, ये नीट 2025 फोर्थ में को जो पेपर हुआ है उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अब सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 46। ये 48 कोड नंबर से कुछ लिया हुआ है। हो सकता है आपके पास जो कोड हो उसमें डिफरेंट नंबर हो ऑर्गेनिक का। लेट्स, हमारे पास जो कोड है उसका क्वेश्चन नंबर 46 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ रहा है। नाउ स्टार्ट द आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर ना ईस्टर ग्रुप दिया हुआ है और ईस्टर ग्रुप को आपको रिड्यूस्ड करके एल्डिहाइड तक रोकना है बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर ना सोडियम बोरोहाइड्राइड तो ईस्टर को रिड्यूस ही नहीं करता है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है उसको रिड्यूस करके अल्कोहल तक ले जाएंगे, और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है एक्चुअल में ये आपको डाइवल एच के नाम से भी आप इसको जानते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, आपके ईस्टर ग्रुप को एल्डिहाइड तक रोक देगा। तो इसका आंसर नंबर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा। ये आपका सॉल्यूशन भी डायरेक्ट पहले कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाइड्रोलाइसिस को ये कर देता है। क्वेश्चन नंबर 46, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड्स। बहुत ही आसान डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, एसिडिटी की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ हम बात करें तो वो होता है के एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर एसिड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I होता है और इनवर्सली होता है +I, बिकॉज ये एलिफेटिक एसिड्स दिए हुए हैं आपको सारे, तो इसी से काम चलेगा आपका। तो देखिए, आप नंबर 1 ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है और देन CH3COOH, देन CH3 ग्रुप को इंक्रीज करा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर ना फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि CH3COOH में CH3 का +I इफेक्ट लग रहा होगा। यहाँ पर 2 टाइम्स CH3 आए तो 2 CH3 का +I इफेक्ट होगा, और यहाँ 3 टाइम्स CH3 3 CH3 का +I इफेक्ट होगा। तो देखिए, फॉर्मिक एसिड ऐसा है जिसमें कोई +I इफेक्ट नहीं लग रहा, उसके बाद +I इफेक्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। फर्स्ट इसका आंसर है। ये सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट, आपको ध्यान से देखना था कि डज नॉट कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू लेसाने टेस्ट। जैसे कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेसाने टेस्ट हम क्यों यूज कर रहे होते हैं बच्चों। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपके पास है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो देखो कार्बन हाइड्रोजन तो पक्का होगा, बिकॉज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी होगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट की फॉर्म में उसमें क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है। तो अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में C और H के अलावा इन चारों में से कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट हुआ, एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हुए, तो आपको इनका टेस्ट करने के लिए उसका LS बनाने होता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट जिसको बोल रहे होते हैं हम, ठीक है। तो अब LS कहाँ यूज होगा, देखिए नंबर 1 में दे रखा है X मतलब हेलोजन, यहाँ पर आपको LS बनाना होगा। सेकंड ऑप्शन में कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर दे रखा है। पहली बात तो ये कि लेसाने टेस्ट सोडियम में बनाया जाता है। दूसरी बात कि लेसाने टेस्ट में कार्बन नहीं आता है, कार्बन को डायरेक्टली आप कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करके पहचान रहे होते हैं, तो यहाँ पर लेसाने टेस्ट यूज नहीं होगा। थर्ड में देखिए, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन दोनों है, तो अगेन लेसाने लगाया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन में सोडियम सल्फर अगेन लेसाने लगाया हुआ है। तो आप सिंपली ऐसे भी पहचान सकते थे अगर थोड़ा सा भी आइडिया आपको LS के बारे में है कि LS बेसिकली सोडियम के लिए यूज होता है। तो सेकंड ऑप्शन में सोडियम आ ही नहीं रहा, सो दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। ये सॉल्यूशन भी देख लीजिए आप। 53, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। देखिए, असर्शन ए क्या बोल रहा है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पर आयोडीन है, बोल रहा है अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन Cl। देखिए, दोनों में आप देखिए यहाँ 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, बस डिफरेंस किसका है, हेलोजन का। आप जानते हैं कि I एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, तो SN2 रिएक्शन में जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो असर्शन ए सही बोल रहा है कि I जब होगा, बिकॉज ये गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि साइज बड़ा है इसका, और ये बेस कैसा होगा, वीक होगा, और आप जानते हैं कि वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, तो उनमें SN2 रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, जबकि फर्स्ट वाले में 1 डिग्री है पर Cl दे रखा है। तो लिविंग रूम टेंडेंसी के कारण Lg का अगर आप ऑर्डर निकालें तो आप देखते हैं कि I ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है किससे, Cl से। तो असर्शन तो सही है। रीजन में क्या बोल रहा है, देखिए जो मैंने बोला वही रीजन में बोल रहा है कि आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, और लार्ज साइज होने से वीक बेस भी बन जाता है। तो इसका आंसर थर्ड होगा, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। Which of the following reactions does not give benzene as the product?
देखिए यहाँ पर डज नॉट आया हुआ अगेन, मतलब आपको निकालना है कि बेंजीन यहाँ पर किस में एच प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा। अगर हम फर्स्ट देखते हैं तो एसिटाइलिन दे रखा है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर एसिटाइलिन गैस को जब भी आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं, नाउ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन कंबाइन हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, हर बार हमने आपको क्लास नोट्स में करवाया हुआ है कि जब एसिटाइलिन गैस को आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास कर रहे होते हैं, Fe की आयरन ट्यूब होती है, रेड हॉट होती है, पास करते हैं तो यहाँ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इस तरह से होता है। और देखिए ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएंगे और बेंजीन रिंग बनते हुए आपको दिखाई देगी इस तरह से। तो यहाँ तो बेंजीन बन रहा होगा। सेकंड देखिए ये डाइजेनियम सॉल्ट है बच्चों, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, इसको H2O के साथ बॉम्ब करना है। तो यहाँ पर देखिए ये N2 गैस बन के बाहर निकलेगा, तब यहाँ पर ये बेंजीन होगी और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर H2O का OH- अटैक करके फिनोल बना रहा होगा। तो सेकंड ऑप्शन है फिनोल बन रहा है। थर्ड सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है बच्चों, यहाँ पर हम सोडा लाइम में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO, ये है सोडा, ये लाइम की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ से ना सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल रहा होता है और ये H मिलके क्या बना देगा, यहाँ भी बन रहा होगा आपका बेंजीन बन रहा होगा बच्चों। और ये जो लास्ट फोर्थ ऑप्शन N हेक्सीन, इस रिएक्शन का नेम क्या है, एरोमेटाइजेशन। आप कार्बन काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये स्पेशल कैटलिस्ट है मोलिब्डेनम ऑक्साइड। टेम्परेचर प्रेशर दोनों को मेंटेन आप करेंगे, इस कंडीशन पे डायरेक्टली क्या बना रहा होगा, बेंजीन। तो देखिए आपका केवल सेकंड ऑप्शन ऐसा है जहां पर फिनोल बन रहा है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि हमसे बोल रहा है डज नॉट फॉर्म बेंजीन, तो सेकंड वाला बेंजीन के प्लेस पे क्या बना रहा है, फिनोल बना रहा है। ये सॉल्यूशन है बच्चों। और how many products including stereoisomers are expected from monoclorination of the following compound। देखिए बच्चों इस बार 2025 में नीट का जो ओसी का पेपर आया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहली बार इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में 3 क्वेश्चन स्टीरियोआइसोमरिज्म से लिए हैं और उन 3 में से 2 क्वेश्चन का लेवल तो काफ़ी टफ है। और अगर हम नॉर्मली बात करें तो देखिए कि लास्ट 10 ईयर्स में स्टीरियोआइसोमरिज्म में से टोटल लास्ट 10 ईयर्स की आप बात करें तो टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन ही आए हैं। तो देखिए कहाँ तो 10 ईयर्स में 6 क्वेश्चन ही स्टीरियोआइसोमर से आ रहे थे, बट इस बार के पेपर में एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन स्टीरियोआइसोमरिज्म से आपके आए हुए हैं और तीनों का ही लेवल काफ़ी टफ, काफ़ी अच्छा लेवल है। चलिए अब हम देखते हैं इनको। हाँ, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स मीन्स आपको पहले इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाना है। तो पहले आप सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 का रिएक्शन करवाएंगे इस आइसोपेंटेन पर और उसके बाद जो बनेगा उस पर आपको स्टीरियोआइसोमरिज्म लगाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। देखिए ये है आपका आइसोपेंटेन, ठीक है। हम जब मोनोक्लोरिनेशन करवाते हैं तो आप बोलते हैं कि Cl2 की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाइए। तो हम पहले तो क्या करते हैं, कार्बन की डिग्री मार्क कर लेते हैं और अगर डिग्री सेम आ रही तो एक बार पोजीशन भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए ये कार्बन 1 डिग्री है जिसको मैंने A से मार्क किया हुआ है। नाउ ये वाले कार्बन भी 1 डिग्री जिनको मैंने B से मार्क किया हुआ है, पर यहाँ और यहाँ ये दोनों डिफरेंट होंगे क्योंकि Cl की पोजीशन डिफरेंट आने वाली है। नाउ ये 2 डिग्री होगा और ये 3 डिग्री होगा। तो देखिए टोटल 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनने वाले हैं। कैसे देखिए आप, यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा है कि ये जो 1 डिग्री बॉम्बे है ये वाले दोनों सेम है, आप कहीं से भी एक Cl हटाए, लाइक हमने यहाँ से हटाकर एक Cl लगा दिया है। तो जैसे आप यहाँ Cl लगाएंगे, इसका जो पास वाला कार्बन है, ये देखो बच्चों ये कायरल सेंटर बन गया है। तो कायरल सेंटर बनते हैं, इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों D प्लस L, तो टोटल 2 आइसोमर्स आप यहाँ पर काउंट करेंगे। नाउ प्लस अब हम 1 डिग्री हटाएंगे तो H को हटाकर Cl लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं बन रहा है तो एक ही आइसोमर बनेगा, बिकॉज Gi तो किसी में नहीं होने वाली, हम केवल ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं आ रहा, एक ही आइसोमर होगा। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर आप ये जो 2 डिग्री वाला कार्बन है वहाँ पर जब आपने Cl लगाया तो अगेन कायरल सेंटर बना है। कायरल सेंटर बनते इसके वापस 2 प्रोडक्ट होंगे D प्लस L, और यहाँ पर हमने ये 1 डिग्री वाले कार्बन पर Cl लगाया तो यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं बन रहा है, तो प्रोडक्ट एक ही होगा। अब टोटल काउंट कर लीजिए, आप देखिए टोटल कितना आ रहा है आपके पास। MCP बनाने के बाद MC का प्रोडक्ट आपने 1 2 3 4 बनाया, देखिए मोनोक्लोरिनेशन का प्रोडक्ट 4 बना है, लेकिन उसके बनने के बाद उनमें से 2 जो प्रोडक्ट हैं आपके उनमें कायरल सेंटर आ रहा है। नाउ टोटल कितना आ रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ रहा है, 6। तो इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर टोटल कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, 6। तो आप देख लीजिए आपके ऑप्शन में 6 आंसर कौन सा दे रखा है, सेकंड। दैट्स व्हाई आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी था।
नेक्स्ट सुगर एक्स। देखिए एक सुगर एक्स आपसे आइडेंटिफाई करवा रहा है, पर वो बोल रहा है कि सुगर एक्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी। बोल रहा है इट फाउंड इन हनी, it is a keto sugar, exist in alpha and beta anomeric forms and it is levorotatory। देखिए बच्चों, हनी में पाई जाने वाली जो शुगर होती है वो फ्रक्टोस होती है। आपको पता है कि फ्रक्टोस लीवोरोटेटरी होती है और ये अल्फा बीटा दोनों एरोमेरिक फॉर्म तो बना ही सकती है। फ्रक्टोस में कीटोनिक ग्रुप होता है तो इसलिए हम इसको कीटो शुगर बोलेंगे और ये हनी में प्रेजेंट होती है। तो ऐसा वाला आंसर कौन सा आ रहा है, डी फ्रक्टोस आ रहा है, इसलिए आंसर इसका कौन सा होगा, डी फ्रक्टोस होगा। Total number of possible isomers, both structural as well as stereoisomers of cyclic ether of molecular formula C4H8O। ये जो क्वेश्चन है बच्चों इस पूरे पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन है, काफी टफेस्ट लेवल भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4H8O उसके आइसोमर्स बनाने हैं आपको, लेकिन आइसोमर्स में कि सारे आइसोमर्स नहीं बनाने थे बच्चों, आपको साइक्लिक बनाने थे और साइक्लिक में भी केवल ईथर बनाना था, ठीक है। पर मेन बात यह है कि इसमें हमको ईथर साइक्लिक बनाने के बाद उसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म आपको लगाना है। तो देखिए हमने कैसे सॉल्व करना है। ये जो C4H8O आपका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके हम साइक्लिक ईथर बना लेते हैं बच्चों। तो आपको ऑर्डरली बनाना था। सबसे पहले हम क्या 5 मेंबर्ड बना लेते हैं। देखिए 5 मेंबर्ड बना लिए आपने, 5 मेंबर्ड बनाया, इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा, एक ही बनेगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं 4 मेंबर्ड बना लेते हैं, तो एक कार्बन साइड चेन में आएगा। अब जैसे ही कार्बन साइड चेन में आएगा आपका ये वाला जो कार्बन है वो क्या बनेगा, कायरल सेंटर बनेगा। तो वहां पर आइसोमर्स कितने आएंगे, 2। फिर हम ये जो बना रहे हैं आपका 4 वाला, उसमें देखिए ऑक्सीजन को बंद करते हैं तो 2 पर आ रहा है मिथाइल, यहाँ पर बंद करते हैं 2 3, तो मिथाइल हमारा कहाँ पर आ रहा है, 3rd पोजीशन पर आ रहा है। तो यहाँ पर इसका एक ही बनेगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो कोई स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं होगी, तो एक ही काउंट करेंगे आप। तो आपने 5 मेंबर्ड बना दिया, 4 मेंबर्ड के 2 बना लिए, इनमें हमने दोनों लगा ली, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। नाउ 3 मेंबर्ड पर आते हैं, 3 मेंबर्ड के 3 बन सकते हैं क्योंकि जब 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर बनाएंगे तो आपको 2 कार्बन साइड चेन में लेने होंगे। 2 कार्बन साइड चेन में लेने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों कार्बन को ना साइड चेन वालों को आप एक सेम ही कार्बन पर ले लो, तो ये कायरल सेंटर आ रहा है बच्चों, वापस कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके, फिर 2। यहाँ पर हमने दोनों कार्बन को अलग अलग करके लिया तो यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं आ रहा, एक ही बनेगा। और यहाँ पर हमने 2 मिथाइल लिए पर दोनों को अलग अलग कार्बन पर ले लिया, तो फिर से यहाँ 2 कायरल सेंटर आ गए। और बिकॉज एक सिमेट्रिक वाला केस है तो टोटल कितने बनेंगे, 3 टू दी पावर n- वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा होगा, तो 4 नहीं बनेंगे क्योंकि सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर कितने बन रहे होंगे, 3। अब आप काउंट कर लीजिए टोटल कितना बन रहा है। देखिए जो टोटल आपका होगा वो बंडा होगा 1 + 2 + 1, ये नंबर मैं लिख रही हूँ यहाँ का, +2 + 1 + 3, नाउ 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 10। तो इस तरह से आपको 10 आंसर्स मार्क करने थे, काफी टफ क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 10 इसका कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ही 10 आंसर आ रहा है, इसलिए इसका होगा 10। Among the given compounds फर्स्ट से थर्ड तक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहा है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको CH की निकालना है, इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है, जो कि स्टार से मार्क किया गया है। तो इस बॉन्ड एनर्जी के बारे में आपसे बात कर रहा है वो यहाँ पर और यहाँ पर। देखिए फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है वो sp2 होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपको CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है। ये वाला जो कार्बन होगा वो sp होगा और यहाँ पर ये जो कार्बन है वो है sp3। आप देख रहे हैं यहाँ CH बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है वो, क्योंकि तभी हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं sp sp2 और sp3 की अगर आप बात करते हैं और s परसेंटेज अगर आप निकालते हैं तो sp में कितना होगा, 50% s परसेंटेज होगी, यहाँ पर 33.33% होगा और यहाँ पर होगा 25%। देखिए s करेक्टर जितना ज़्यादा बढ़ेगी, s परसेंटेज जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना CH बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा, और बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फिर ज़्यादा लगने वाली है। मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहाँ लगेगी, sp में लगेगी। वो सेकंड वाला है तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। और इसके बाद sp2 मतलब फर्स्ट वाला होगा, तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर फर्स्ट वाला और लास्ट में होगा थर्ड वाला जो कि sp3 है। तो इस तरह से आंसर नंबर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ये देख लीजिए आप और सॉल्यूशन में।
ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। आप बोल सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन इस टाइप के सिंपल आए जहां पर डायरेक्टली एनसीईआरटी से थ्योरी बेस्ड आया हुआ है। ये बायोमोलिक्यूल्स की डायरेक्टली विटामिन वाली जो टेबल आपने याद की उसी से आया हुआ है बच्चों। ठीक है, लिस्ट 1 और 2 में आपको विटामिन की डेफिशिएंसी या कुछ डिजीज के बारे में दे रखा है, वो टिक करना था। तो विटामिन B12, विटामिन, यहाँ पर विटामिन डी है बच्चों, और विटामिन B2 और विटामिन B6। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर इसका ये जो सॉल्यूशन हमने दे रखा है ये एनसीईआरटी का थ्योरी बेस्ड है। आंसर नंबर इसका 4 आ रहा है, ये वाला आ रहा है, मतलब फर्स्ट के साथ आएगा 4, ए के साथ विटामिन B12 से ये एनीमिया होता है। ठीक है, B3 मतलब जो आ रहा है, बी के साथ 3 आ रहा है, विटामिन डी से आप सब जानते हैं कि रिकेट्स होता है। सी के साथ 1 आ रहा है, विटामिन B2 से चिलोसिस होता है, और विटामिन B6 से डी के साथ जो सेकंड आ रहा है वो कन्वर्सियस होता है। इस तरह से आपको एक पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन अमाइन एसिड। देखिए इस पेपर में दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए। एक थोड़ी देर पहले मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का किया था के से, अब यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ का आ गया के बी का। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई का होता है, इनवर्सली माइनस आई का होता है। ठीक है, अभी मैंने के का उल्टा लिखा था। साथ में यहाँ पर कुछ एरोमेटिक भी देखने को मिल रहे हैं, लाइक जैसे एनिलीन यहाँ पर मिल रहा है और ये भी एनिलीन वाला केस है। तो जहाँ पर एनिलीन है वहाँ एरोमेटिक भी होगा, अगर एरोमेटिक है तो डी लोकेलाइजेशन लोकेलाइजेशन वाला कंसेप्ट लगने वाला है। तो के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एलपी डी लोकेलाइजेशन। मतलब अगर एलपी का डी लोकेलाइजेशन बढ़ता है, अगर एलपी का आपने डी लोकेलाइजेशन बढ़ाया मतलब के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई का होगा, इनवर्सली माइनस आई का होगा। साथ में डी लोकेलाइजेशन अगर होता है किसका, डी लोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, ऑफ लोन पेयर, तो ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, डाउन कर देता है। अब हम बना लेते हैं, आप चाहे तो इनके स्ट्रक्चर ही बना लीजिए जैसे हमने सॉल्यूशंस में आगे बनाए हुए हैं। देखिए आप कि एक तो आपको एनिलीन दे रखा है और एनिलीन का नाम बेंजीन अमाइन करके दिया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ना ये जो दे रखा है बच्चों ये है बेंजीन अमाइन। तो ये बेंजीन अमाइन है और ये एन मिथाइल एनिलीन है। एनिलीन के एक एच को CH3 से हटाया हुआ है, ये ईथेन अमाइन है और ये एन इथाइल ईथेन अमाइन। तो देख लीजिए अब इन सभी के स्ट्रक्चर, ये हमारे पास बेंजीन अमाइन है और ये है एन मिथाइल एनिलीन। इन दोनों में देखिए लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड होगा। ठीक है, अब अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और नीचे जो दे रखा है ये है हमारा एन इथाइल, ये है एन इथाइल ईथेन अमाइन, और ये वाला है हमारा ईथेन अमाइन। तो जो ईथेन अमाइन है इन दोनों में लोन पेयर ना लोकलाइज्ड है, इन दोनों में डीलोकलाइज्ड है। तो पक्का है कि इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ इन दोनों से ज्यादा होगी। अब देखिए आप इन दोनों में भी अगर आप देखते हैं तो ये जो हमारा एन मिथाइल एनिलीन है इसमें CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो प्लस आई कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे थोड़ा ज़्यादा होगी। मतलब इन दोनों में करेंगे तो आप इस तरह से आएगा। और यहाँ पर आप देखिए ये 2 डिग्री है एन इथाइल इथेन अमाइन, ये 1 डिग्री है, यहाँ पर इसका प्लस आई इफेक्ट होगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगी। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा आपका वो होगा, वो क्या है, एन इथाइल इथेन अमाइन होगा क्योंकि यहाँ 2 डिग्री होगा और साथ में एलिफेटिक होगा। देन इथेन अमाइन एलिफेटिक 1 डिग्री होगा। ये दोनों डीलोकलाइज्ड हैं पर यहाँ पर मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ बेंजीन अमाइन और एनिलीन से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आंसर नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। Which of the following compound does not dechlorize bromine water? देखिए इस बार के पूरे पेपर में डज नॉट करके पूछा गया है, आपसे हर एक के बारे में डज नॉट पूछ रहा है। तो ब्रोमीन वाटर को डज नॉट मतलब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। आप देख लीजिए सॉल्यूशन में मैं सारा बता देती हूँ कैसे कैसे चल रहा है। देखिए पहला आपको फिनोल दे रखा है, फिनोल और एनिलीन जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हैं तो Br+ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो दोनों ऑर्थो पैरा पोजिशन पर एक साथ अटैक करता है और दोनों का ये व्हाइट PPT बन रहा होता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर? तो ब्रोमीन वाटर तो डिक्लोराइज होगा क्योंकि क्या बन रहा है, व्हाइट PPT बन रहा है यहाँ पर। तो जो ब्रोमीन वाटर था ये वाला ना ऑरेंज येलो कलर का होता है बच्चों,
और यहाँ पर ऑरेंज येलो होता है, यहाँ व्हाइट पीपीडी होगा, तो कलर तो डिक्लराइज हुआ है। कलर डिक्लराइज मतलब जो भी कलर है वो डिक्लराइज होगा, उसकी जगह व्हाइट कलर आना चाहिए। तो हाँ, इन दोनों में क्या होगा, कलर डिक्लराइज हुआ, सेम रिएक्शन हुई है, दोनों ऑर्थो पैरा पोजिशन पर Br+ का अटैक हुआ है। ये हमारा सिंपल एल्कीन है। देखिए एल्कीन पर अगर आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं Br2 + H2O से, तो इस तरह से यहाँ बन रहा होता है। देखिए Br2 + H2O, पहले क्या बना रहे होंगे, HOH, पहले बनाएंगे HOBr, और HOBr से बन रहा होगा OH- + Br+। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जब आप अटैक करेंगे तो यहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा CH+, तो यहाँ पर होगा OH- और यहाँ होगा Br, पर जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनली क्या होगा, कलरलेस। तो यहाँ पे भी कलरलेस हो रहा है, मतलब डिक्लराइज हो रहा है। पर लास्ट में आप देखिए साइक्लोहेक्सेन दे रखा है बेटा, साइक्लोहेक्सेन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता ही नहीं है, तो आंसर आपका यही वाला आने वाला है। कौन सा, साइक्लोहेक्सेन वाला। हम देख लेते हैं साइक्लोहेक्सेन कहाँ दे रखा है बच्चों। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, मतलब साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइन वाटर से रिएक्ट करेगा ही नहीं, और रिएक्ट नहीं करेगा तो उसका जो ऑरेंज येलो कलर वो डिक्लराइज नहीं होगा। रिमेनिंग ऑप्शंस हो वो डिक्लराइज होकर व्हाइट बना रहा होगा या फिर कलरलेस हो रहा होगा। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन को सीक्वेंस में अरेंज करा हुआ है, देयर आर 3 स्टेजेस हैं, और फाइनल प्रोडक्ट आपको मार्क करना है। देखिए पहले आपको साइक्लोएल्कीन वाला केस दे रखा है, सिंपल हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड साइक्लोएल्कीन है। क्या कह रहा है, HBr बेंजोइल परऑक्साइड। आपको पता है बच्चों की पर ऑक्साइड की प्रेजेंस और HBr के साथ एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा होता है। तो यहाँ पर है C+C के अक्रॉस HBr का आपको एडिशन करना है, पर एंटी मार्कोनिकोव रूल से करना है। ठीक है, सेकंड वो बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप KCN से रिएक्ट करवाइए, और थर्ड सोडियम अल्कोहल अल्कोहल से उसका रिडक्शन करवाना है। तो देख लेते हैं हम कैसे हुआ होगा। ये देखिए पहले हमने HBr का एडिशन किया है बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे आप। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आप H कहाँ लगाएंगे, जहाँ पहले से H कम है तो यहाँ पर H और यहाँ Br आएगा। तो ये एडिशन रूल हुआ हमारा, AMR रूल के अकॉर्डिंग ये एडिशन करवाया हमने Br का। और इसके बाद KCN मतलब यहाँ पर SN रिएक्शन होगी, KBr हटेगा, Br की जगह क्या आएगा, CN। और यहाँ पर सोडियम अल्कोहल आपका क्या कर रहा होगा, रिडक्शन। यहाँ पर ना ये जो C++N है ना बेटा आपका, इस C++N को रिडक्शन करके कहाँ ले जाएगा, सिंगल बॉन्ड मतलब बना देगा CH2NH2। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होगा। देख लीजिए आंसर कहाँ आ रहा है। देखिए ये आंसर ना आपका थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड आंसर होगा। ये वापस डायरेक्ट NCERT से सेपरेशन टेक्निक से वापस एक टेबल आ गई है, बनी हुई है। लिस्ट 1 और 2 में आपको मैच करना है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ रहा है वो डायरेक्टली कौन सा आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है। तो देख लेते हैं हम थर्ड ऑप्शन में क्या है। ये देखिए क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये मुझे बहुत आपको सबको अच्छी तरह से याद रहता है कि क्रूड ऑयल का जब हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज कर रहे होते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा रहे होते हैं। तो बी के साथ तो पक्का थर्ड ऑप्शन आना है, ये वाला आ रहा है। क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन की बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है, तो आप सिंपल डिस्टिलेशन लगा सकते हैं। तो ए के साथ आ रहा होगा फोर्थ ऑप्शन, बी के साथ थर्ड आ रहा है। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंड लाई, इसमें हम बिकॉज ग्लिसरॉल अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले डिकम्पोज कर जाता है, तो यहाँ पर हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर वाला मेथड यूज कर रहे होते हैं। तो सी के साथ फर्स्ट ऑप्शन आएगा बेटा। और एनिलीन और जो वाटर है हमारा बी के साथ, उसे हम क्या लगा रहे होंगे, स्टीम डिस्टिलेशन। तो इस तरह से सेपरेट कर रहे होते हैं हम। तो आंसर नंबर कौन सा आ रहा होगा, थर्ड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिस ट्रांस मतलब GI के बारे में आपसे बात कर रहा है कि सिस ट्रांस आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये जो 4 कंपाउंड दे रखे हैं, क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा। तो लेट्स डू ड्रॉ द 1 बाय 1, हम स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ कर लेते हैं। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो देखिए साइक्लोप्रोपेन ये होगा, और 1 दे रहा है, तो यहीं पर दोनों CH3 आने वाले हैं। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन का स्ट्रक्चर। सेकंड ऑप्शन देखिए साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, तो ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन, पर बोल रहा है 1,2 मतलब एक CH3 यहाँ पर होगा, एक CH3 यहाँ पर होगा, 1,2 होगा। नाउ पेंट 1 इन मतलब ये आपका सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में आपको
पेंट 1 इन मतलब कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। तो 1 2 3 4 5 और नंबर 1 पर आपको डबल बॉन्ड लगाना है, मतलब यहाँ पर दोनों H होंगे। और जो लास्ट 4th ऑप्शन है वहाँ पर हेक्स में 6 कार्बन लगाना है, 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 मतलब 2 3 पर डबल बॉन्ड होगा एंड 2 मिथाइल यहाँ पर CH3 होगा। इस तरह से बन रहा होगा। तो आप देखिए सिस ट्रांसफर GI की बात कर रहा है, GI के लिए क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में C डबल बॉन्ड C होना चाहिए या कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड ये है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है या रिंग की जो कार्बन है उन पर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स होना चाहिए वैलेंसीज पर। तो देखिए फर्स्ट वाला तो होगा नहीं क्योंकि इस कार्बन पर दोनों वैलेंसीज सेम है, तो इसमें GI नहीं होगी। यहाँ पर ये 2 कार्बन ले लीजिए आप, ये दोनों GI के सेंटर हैं, दोनों में बैलेंस ही डिफरेंट है क्योंकि एक पर H होगा एक पर CH3 होगा, तो ये GI दिखा देगा। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C आ रहा है पर इस कारण की दोनों बैलेंस ही सेम है, तो ये भी GI नहीं दिखाएगा। यहाँ C डबल बॉन्ड C आ रहा है पर डबल बॉन्ड कारण की दोनों बैलेंस ही सेम है, तो ये भी GI नहीं दिखाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा होगा, 2 इसका आंसर होगा। ये इसका सोल्यूशन है। 2 स्टेटमेंट वापस आ गए हैं, देखिए। Benzene diazonium salt is prepared by the reaction of aniline with nitrous acid at 273-278 K. It decomposes easily in the dry state. Yes, this is the correct. क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम कैसे बना रहे होते हैं बच्चों, एनिलीन ले रहे होते हैं हम और एनिलीन को रिएक्ट हम किससे करवा रहे हैं, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, HNO2 से रिएक्ट करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करना कंपलसरी है, अदरवाइज ये डिकम्पोज कर जाएगा। आइस बाथ में रखकर हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और तब ये बना रहा होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये 278 तक ही स्टेबल रहता है, आगे जाकर ये डिकम्पोज कर जाता है। तो ये बात सही है। स्टेटमेंट 2, insertion of iodine into the benzene is difficult and hence nitrobenzene is prepared through the reaction of benzene diazonium salt with Ki. Yes, आप बेंजीन में डायरेक्टली आयोडीन का इंसर्शन नहीं करवा सकते क्योंकि आयोडीन बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फिर ना आप इसको ऐसा करवाइए कि यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लीजिए और यहाँ पर इसको Ki से रिएक्ट करवाइए। जैसे ही आप Ki से रिएक्ट करवाएंगे यहाँ से देखिए KCl निकलेगा, N2 गैस निकलेगा और इजीली आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर आयोडोबेंजीन इजीली बना सकते हैं। तो यस, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ये इसका सोल्यूशन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन आया, काफी सारे कंसेप्ट लेकर आया था हमारे सामने। देखिए बच्चों, एक कंपाउंड दे रखा है आपको CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में यूज करना है। तो देखिए यहाँ CH3 नेगेटिव होगा, MgBr पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जो आपका कंपाउंड दे रखा है C डबल बॉन्ड वो कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इन दोनों पर पहले एडिशन रिएक्शन करेगा और फिर जो प्रोडक्ट है उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। लेट्स डू, हम देखते हैं इसके बाद क्या होगा। तो सॉल्यूशन में आप एक बार देख लीजिए, ये आपका स्टार्टिंग वाला कंपाउंड दे रखा है। CH3 MgBr का जब आप एडिशन करेंगे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये टर्न होगा। O नेगेटिव पर MgBr होगा, यहाँ C पॉजिटिव पर CH3 होगा। यहाँ पर ये टर्न होगा, N नेगेटिव पर MgBr होगा और C पॉजिटिव पर CH3 होगा। फाइन। नाउ हम हाइड्रोलाइसिस करने वाले हैं। जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से MgBrOH निकल के यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल बना रहा होगा और यहाँ से अमोनिया और MgBrH दोनों निकलेंगे, ये कीटोन बना रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब आप CH3 MgBr को लेकर आएंगे तो बिकॉज यहाँ पर देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों ये, तो अब यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये CH3 जो है आपका ये नेगेटिव वाला इस प्लस से मिलकर CH4 बना लेगा ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फिनिश, तो फर्दर रिएक्शन अब नहीं होने वाली, तो रिएक्शन विल स्टॉप हियर। तो ये वाला जो ऑप्शन आपको दे रखा है ना वही वाला आंसर होगा। देख लेते हैं हम ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका। ये वाला ऑप्शन ना फोर्थ आंसर आ रहा है। देखिए आप, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप होगी तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा पेपर मैंने आपके सामने एनालिसिस कर दिया है। देखिए पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ की तरफ था। आई थिंक आपने पेपर ठीक से अटेम्प्ट किया होगा। चलिए, थैंक यू।